दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग आई दृष्टि 2.0 को कवर कर रहे हैं, जिसमें अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर्स समाहित किया गया है। ये घटना चक्र वालों से जो पहले आई दृष्टि आई थी, उससे अलग एक पतली सी बुकलेट निकाली है। तो हम इसमें अक्टूबर और नवंबर महीने का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। तो एक बड़ा हिस्सा हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में हम क्या-क्या करने जा रहे हैं। पहला तो आर्थिक परिदृश्य ही है, इसके बाद वैज्ञानिक वाला सेक्शन करेंगे, फिर संक्षिप्तियाँ करेंगे जिसमें नियुक्तियाँ, निधन ये सब होते हैं, और फिर खेल करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको 2 महीनों की इसमें वीडियो में मिलने वाली हैं। और इन महत्वपूर्ण जो सेक्शन हैं, इनमें कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे भारतीय खाने की थाली, जो हमारी खाने की थाली है वो क्यों पर्यावरण अनुकूल है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना क्या है, इसको पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भारत ने किसके साथ साइन की है। इसके साथ ही क्रेडिट गारंटी क्या है, इसको भी पढ़ेंगे। पाम-पामल कौन है, इनको पढ़ेंगे। डब्ल्यूएचओ किसी बीमारी को, किसी देश को कब किसी बीमारी से मुक्त घोषित करता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हैं, इनको पढ़ेंगे। दीपम योजना को पढ़ेंगे। G20 पेंडेमिक फंड क्या है, G20 पेंडेमिक फंड, महामारी फंड, उसको पढ़ेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लोगों तक शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना जो लोग नए हैं, और लाइक तो अभी कर दो। तो पहला है, भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2021-22 जो है वो जारी किए गए हैं। ये इनका 9वां संस्करण है, आपको ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी, जो इसको तैयार करने का काम करता है, जो स्वास्थ्य लेखा अनुमान है इनको तैयार करता है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा प्रकोष्ठ की स्थापना की थी। और जो आपको नीति याद रखनी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जो स्वीकृत मानक हैं उनके आधार पर इसको तैयार किया जाता है। तो अगर कथन बना के पूछ ले तो आप घबराइएगा मत। 25 सितंबर को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको जारी किया। 2020-21 और 21-22 के अनुमान हैं इसमें, याद रखिएगा। क्या कहा गया है इसमें कि जो कुल स्वास्थ्य व्यय है भारत का, कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घटा है। घट के कितना रह गया है, 39.4%। केवल 39 भी याद रख सकते हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी बीमारी पे जितना खर्च करता है, जितनी उसकी क्षमता है, उससे बाहर जितना खर्च करता है, उसी को कहा जाता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो ये घटा है, ये अच्छी बात है। 62% था, अब कितना रह गया है, 39%। अच्छा फैक्ट है, याद रखिएगा। कहा गया है इस दौरान जो GDP है उसमें सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी बढ़ी है। कथन बना दे तो भूलिएगा मत, बढ़ी है, और बढ़कर कितनी हो गई है 21-22 में, 1.84%। फिर है, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी व्यय का हिस्सा, पीछे तो हमने GDP में हिस्सेदारी देखी थी स्वास्थ्य व्यय की, अब हम कुल व्यय में स्वास्थ्य व्यय कितना है सरकार का, तो 48% है, ये भी बढ़ा है। सरकारी व्यय प्रति व्यक्ति कितना खर्च हो रहा है, तो ये भी आपको याद रखना, 2328 रुपये प्रति व्यक्ति। केंद्र सरकार का योगदान जो है इस खर्च में 35% है, और राज्य सरकारों का योगदान जो है लगभग 65% है, ये भी याद रखिएगा। और कहा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी व्यय, सर्वाधिक व्यय जो सरकार ने किया है वो नेशनल हेल्थ मिशन पर किया है। कितना, 36,371 करोड़ रुपए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इनको आपको याद रखना है। अगला जो करंट अफेयर्स से संबंधित आर्टिकल है उसमें है, श्रमिकों हेतु न्यूनतम वेतन दर में वृद्धि कर दी गई है। श्रमिक, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, असंगठित क्षेत्र मतलब जहाँ नॉन स्किल्ड श्रम की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ जो मजदूर काम करते हैं वो कुशल नहीं होते हैं, उनका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता, मतलब जो नियम कानून है उनसे इतर काम करते हैं, वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें जो उनकी मजदूरी दर है उनमें वृद्धि की गई है। संशोधन 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा, अब तो हो भी गया है। और कहा गया है कि केंद्रीय क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान हैं, जैसे भवन निर्माण, माल लादने उतारने, ये सब काम करने वाले जो केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में काम करते हैं श्रमिक, उनकी मजदूरी को संशोधित किया गया, ना कि जो खेतों वगैरह में अपने यहाँ लोकल में लोग काम करते हैं।
और कहा गया है कि अकुशल क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को क्षेत्र ए में, क्षेत्र भी डिसाइड किया, क्षेत्र ए में उनकी जो मजदूरी है न्यूनतम वो 783 रुपये प्रतिदिन हो जाएगी। और यदि माह की बात करें तो 20,358 रुपये प्रति माह। इतना पैसा अगर मिलने लग जाए तो फिर मजदूरों की मौज ही हो जाए, लोग नौकरियों की तैयारी ही ना करें। औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 महीने की औसत वृद्धि के आधार पर 2 बार परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को संशोधित करती सरकार। अब बात करते हैं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। 16 अक्टूबर को मोदी जी की अध्यक्षता में जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है उसने इनकी घोषणा की है। तो यदि पूछ लिया जाए कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है, ऑप्शन में वित्त मंत्री भी रहेगा और मोदी जी भी रहेंगे, प्रधानमंत्री भी। तो याद रखिएगा मोदी जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इसने घोषणा की कब? 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, इसलिए इस दिन को और याद रखना। ठीक है, और एमएसपी फसलों से संबंधित है और फसलें क्या हैं? खाद्यान्न से संबंधित हैं। एमएसपी के तहत सर्वाधिक वृद्धि जो है वो रेपसीड और सरसों में की गई है। कितनी? 300 रुपये प्रति क्विंटल, याद रखिएगा। गेहूं में 150 रुपये प्रति क्विंटल। ये विपणन सत्र कौन सा? 25-26। और कुल कितनी फसलों का एमएसपी जारी किया जाता है? 22 फसलों का। ये भी खूब पूछा जाता है। और देख लेते हैं गेहूं का कितना भाव हो गया है एमएसपी 25-26 के लिए 2425 रुपये। वृद्धि कितनी हुई है? 150 रुपये, याद रखिएगा। मसूर कितना हो गया है? 6700 रुपये। वृद्धि कितनी हुई है? 300 रुपये। अभी हम पीछे पड़े हैं। मसूर में 300 नहीं, रेपसीड में, एक मिनट में ही भूल गया हूँ। सर्वाधिक रेपसीड में 300 रुपये वृद्धि हुई है। तो रेपसीड और सरसों में 300 रुपये की वृद्धि हुई है। कितना हो गया है एमएसपी? 5950 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर का 6700 रुपये। तो गेहूं और मसूर, इनकी आपको वृद्धि भी याद रखनी है। गेहूं और सरसों, माफ़ कीजिएगा, गेहूं और सरसों में जो वृद्धि हुई है 150 और 300 रुपये की, ये भी याद रखनी है। इसके साथ ही इनका एमएसपी भी याद रखना है, 2425 रुपये और 5950 रुपये। और ये जो एमएसपी में वृद्धि की गई है ये अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना स्तर पर की गई है, जिसकी घोषणा 2018-19 के बजट में की गई थी। ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि जो एमएसपी है उसका निर्धारण जो है लागत के 1.5 गुना मूल्य के आधार पर होगा। ये फैसला किस बजट में लिया गया था? तो केंद्रीय बजट 2018-19 में। कुल 22 फसलें हैं, जिनमें से 14 खरीफ की हैं, 6 रबी की हैं और 2 वाणिज्यिक फसलें हैं। 22 कैसे याद रखना है? संविधान की जो अनुसूची जिसमें भाषाएं दी गई हैं, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22। मूल रूप से कितनी थी? 14। तो 14 बेस में रखना। खरीफ हैं, 6 रबी हैं और 2 वाणिज्यिक हैं। अच्छा, अब जो गणना की गई उत्पादन लागत है उसमें कौन कौन से खर्च शामिल होते हैं? तो वो सारे खर्च आप शामिल कर लीजिए जो किसी फसल को तैयार करने में होते हैं। जैसे मजदूरी लगती है, श्रम लगता है, बैलगाड़ी लगती है, मशीनों का ह्रास भी होता है, कार्यशील पूंजी पर ब्याज भी गणना की जाएगी। अब ट्रैक्टर चल रहा है तो ट्रैक्टर घिस रहा है, उसका ह्रास भी काउंट किया जाएगा। बाकी सब तो आप अपने विवेक से देख सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो आपको याद रखने हैं। पट्टे पर अगर भूमि ली गई है उसका किराया भी काउंट किया जाएगा, मशीनों का मूल्य ह्रास भी काउंट किया जाएगा और जो कार्यशील पूंजी है उस पर ब्याज भी काउंट किया जाएगा और पारिवारिक श्रम का मूल्य भी काउंट किया जाएगा। तो जो मूल्य निकलेगा उसका 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित किया जाएगा। ये फैसला 2018-19 के बजट में किया गया था, याद रखिएगा। भारत की अक्षय ऊर्जा 200 गीगावाट के पार हो गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सबको पता है कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट जो ऊर्जा है वो गैर नवीकरणीय स्रोतों से पाने का लक्ष्य रखा है, आप सबको पता है। तो इसमें से 200 गीगावाट हम अभी पार कर चुके हैं, ये बहुत ज़रूरी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 10 अक्टूबर को ये आंकड़ा जारी किया और कहा है कि जो अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता है वो 201.45 गीगावाट हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये फैक्ट, इसको अच्छे से याद कर लेना। कुल उत्पादन क्षमता जो कि कितनी हो गई है हमारी? 452.69 गीगावाट। एक मिनट,
452.69 गीगावाट तक पहुंच गई है। ये भी याद रखना है। हमारी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी हो गई, 452.69। और हमने जो लक्ष्य अभी पा लिया है 201.45 गीगावाट का, वो कुल स्थापित क्षमता का कितना है, 46.3%। ये भी याद रखिएगा। तो ये 2 फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। और कहा गया है कि ये जो उत्पादन क्षमता हमने हासिल की है 201.45, इसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा सर्वाधिक है। कितना है ये भी याद रखना, 90%। दूसरा स्थान पवन ऊर्जा का है 47%, और तीसरा स्थान जल विद्युत ऊर्जा का है 46%। तीनों विशेष रूप से आपको याद रखने हैं। राज्यों में पहले स्थान पे स्थापित क्षमता के आधार पर सबसे ऊपर राजस्थान है, याद रखिएगा। इसके साथ ही दूसरा स्थान गुजरात का है और तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, किसी मैगजीन में नहीं दिया गया है। आप लोगों को कमेंट में बताना है, और नहीं पता है तो मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले स्थान पर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, और यूपी जो है वो 9वें स्थान पे है, याद रखिएगा। ये आपको याद रखना है, किसी मैगजीन में नहीं दिया गया है। संधारणीयता हेतु वैश्विक सुर्खियों में भारतीय थाली, जिसकी अभी हमने शुरू में चर्चा की थी। भारतीय थाली, भोजन की थाली की बात हो रही, जिसको हम लोग खाते हैं। कैसे संधारणीयता को ये बढ़ावा देती। संधारणीयता मतलब पर्यावरण अनुकूल, जो हमारा खान पान भी है वो पर्यावरण के अनुकूल है, ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट किसने जारी की है, और रिपोर्ट का नाम क्या है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 जारी किसने की है, वर्ल्ड वाइड फंड ने। ठीक है, और इसका शीर्षक क्या है, संकट में एक प्रणाली, सिस्टम इन पेरिल। कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों में वन्य जीवों की संख्या में 73% की गिरावट दर्ज की गई है, याद रखना है, 73%। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स वन्य जीवों में गंभीर गिरावट या कमी को उजागर करता है, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा है। 73% की गिरावट दर्ज की गई है, और कहा गया है कि वैश्विक खाद्य उत्पादन को बनाए रखने के लिए 2050 तक पृथ्वी के केवल 0.884 भाग की आवश्यकता पड़ेगी। कब, जब पूरा विश्व भारत की आदतों को फॉलो करने लग जाए। मतलब जो खाने का तरीका, खाने की परंपरा भारत में है, यदि पूरा विश्व इसको फॉलो करने लगे तो जो वैश्विक उत्पादन को बनाए रखने की पृथ्वी की क्षमता है, ठीक है, उसका 0.84 भाग की ही आवश्यकता पड़ेगी, याद रखिएगा। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, 2050 तक, और 0.84। ठीक है, ये क्षमता कौन सी है, पृथ्वी की, जो भरण पोषण के लिए जिम्मेदार होती है। पारंपरिक भारतीय आहार जो पर्यावरण की दृष्टि से एक टिकाऊ मॉडल के रूप में सामने आता है। वो बात अलग है कि हम लोग ज़्यादा खाना जो है बर्बाद कर देते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको इंडेक्स में बताया था। तो जो भारतीय थाली है वो कैसे बनती है, पशु उत्पादों की जगह अनाजों का इस्तेमाल होता है उसमें। आपको पता है मीट और ये सब नॉनवेज होता है, बहुत ज़्यादा ये ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ावा देते हैं। दालें, सब्जियां इस्तेमाल होती हैं। कम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है भारतीय खाना अपने बनने के दौरान, जिससे कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। बस इसी कारण भारतीय थाली का महत्व जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में दिखाया गया है। यदि सभी देश भारतीय उपभोग प्रणाली पैटर्न को फॉलो करें तो संसाधनों की वैश्विक मांग काफ़ी कम हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। स्थानीय सांस्कृतिक परंपराएं भूमि उपयोग को कम करते हुए प्रकृति को सुसज्जित और पर्यावरणीय प्रभावों से बचाते हुए भारतीय जो खाने की परंपरा है वो इस प्रणाली का समर्थन करती है। तो हम भारतीय है ना, भारत इसीलिए विश्वगुरु था। अभी कितना है ये आप लोग बताइए। 2021 में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। इसी संदर्भ में उत्कृष्टता केंद्र मोटे अनाज को लेकर हैदराबाद में स्थापित किया गया है, आपको ये भी याद रखना है। और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, PLI स्कीम, उत्पादन के संदर्भ में 22-23 से 2026-27 तक मिलेट आधारित उत्पादों हेतु 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, याद रखिएगा। तो ये पैसा भी याद रखिएगा, 800 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं एशिया पावर इंडेक्स की। इसमें पावर वो लड़ाई वड़ाई वाली नहीं है, जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनसे कौन देश कितना तैयार है, उस आधार, उनसे लड़ने के लिए, उनसे निपटने के लिए कौन देश कितना तैयार है, उस आधार पर रैंकिंग जारी की गई है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में।
तो इसको जारी कौन करता है? तो लावी इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, एशिया पावर इंडेक्स को, और कहा है कि इसमें भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। पहला देश कौन सा है यार? पहला यूएसए है, दूसरा चीन है और तीसरा अपना प्यारा भारत महान। परचेजिंग पावर पैरिटी के संदर्भ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, ये फैक्ट भी याद रखना, और बाकी आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। लाओबी इंस्टीट्यूट द्वारा 2018 में एशिया पावर इंडेक्स लॉन्च किया गया था, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में पावर की स्थिति को दर्शाता है। तिमोर लिस्ते इस इंडेक्स में पहली बार शामिल किया गया है, ये बात भी याद रखना। और आसियान का भी तिमोर लिस्ते चौथा सदस्य देश बन गया है, 11वां बन गया है, ये भी याद रखना, और इसकी राजधानी है दिल्ली। अब वैज्ञानिक परिदृश्य को देखते हैं। भारत ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया। 8 अक्टूबर 2024 को WHO द्वारा इसकी घोषणा की गई। दक्षिण पूर्व एशिया का भारत तीसरा देश बन गया है। पहला देश कौन सा है? नेपाल, दूसरा देश म्यांमार और तीसरा भारत हो गया है। अब आप बताइए कि भारत किस क्षेत्र में आता है? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में आता है या दक्षिण एशिया में आता है? ठीक है, यहाँ पर संदर्भ की बात की गई है। अब आप ये सोचें कि यहाँ पर बताया गया कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया में आता है, नहीं, वो क्षेत्र के आधार पर बताया गया है। भारत सहित 21 देश यह उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। ट्रैकोमा एक आंख का रोग है जिसमें पलकें जो है वो अंदर की ओर ऐसे आंख है, इस पे जो पलकें हैं वो अंदर की ओर फोल्ड होने लगती हैं, और धीरे धीरे ये जो समस्या है ये अंधेपन की ओर बढ़ जाती है और व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो ये जो ट्रैकोमा है ये जीवाणु जनित एक रोग है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा। और सबसे पीड़ादायक स्थिति तब होती है जब कार्निया क्षतिग्रस्त हो जाती है और व्यक्ति को अंधापन की समस्या हो जाती है। ट्रैकोमा को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत किया है WHO ने। मतलब क्या है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इसमें जो देश हैं वो ट्रैकोमा को उसकी उपेक्षा किए हुए हैं, उस पर काम नहीं किए हैं, इसीलिए WHO ने इसको उपेक्षित नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज घोषित किया है, ये भी याद रखिएगा। और जो मैंने आपको शुरू में बताया कि WHO किसी देश को किसी बीमारी से मुक्त कब घोषित करता है? जब वह बीमारी पिछले 3 वर्ष से उस देश में उसका एक भी मामला ना रिकॉर्ड किया गया हो या फिर ना के बराबर मामला रिकॉर्ड हुआ हो, तब उसको घोषित किया जाएगा उस बीमारी से मुक्त देश। ट्रैकोमा उन्मूलन के WHO ने प्रयास किए हैं। 1993 में एक सेफ रणनीति को अपनाया था WHO ने, याद रखिएगा। यदि पूछ लिया जाए कि सेफ स्ट्रेटजी किससे संबंधित है तो WHO की ट्रैकोमा उन्मूलन की रणनीति है जिसे 1993 में अपनाया गया था। ट्रैकोमा के वैश्विक उन्मूलन की नई समय सीमा कितनी रखी गई है? 2030 WHO ने रखी है। इतनी ही समय सीमा एड्स की भी रखी है, ठीक है, एड्स, और इतनी ही समय सीमा WHO ने TB उन्मूलन की भी रखी है वैश्विक स्तर पर, यह भी याद रखिएगा। ट्रैकोमा उन्मूलन में भारत ने क्या क्या प्रयास किए? 1963 में राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया था। इसके बाद राष्ट्रीय नेत्रहीनता और दृष्टि हानि नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में शुरू किया था, जो कि 100% केंद्र प्रायोजित है, ये भी याद रखिएगा। अब संक्षिप्तियों को देख लेते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 51वें मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं। इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया कब? 11 नवंबर को, ठीक है। महीना भी 11 है और दिन भी 11वां है, और 11 का एक अलग महत्व होता है अपने यहाँ जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं, इसलिए एक शुभ दिन पर इन्होंने पद ग्रहण किया, याद रखिएगा। स्थान लिया DY चंद्रचूड़ का। आशीष खन्ना जो हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है अजय माथुर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं भाई। विपिन कुमार जो हैं भारतीय विमानन प्राधिकरण इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। TB नरेंद्रन जो हैं वो WSA के वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। TB नरेंद्रन ये इस पर पद पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं। शारदा सिन्हा बिहार वाले इनको जानते होंगे और आप लोग भी जानते होंगे। बिहार की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, बिहार की कोकिला इनको कहा जाता है।
इनका निधन हो गया, इस वजह से ये चर्चा में है और ये विशेष रूप से अपने छठ पर्व से संबंधित गीतों के लिए प्रसिद्ध हुई हैं। 2018 में पद्म भूषण और 1991 में पद्मश्री इनको दिया गया था। फिर बात करें विवेक देवराय की, तो भारतीय अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी थे, इनका निधन हो गया। ये नीति आयोग के सदस्य भी रहे हैं, याद रखिएगा, 2015 से 19 तक। दीपक अग्रवाल, ये नेफेड के नए निदेशक एमडी बने हैं, याद रखिएगा, कार्यकाल इनका 5 वर्ष है। और नेफेड की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। कनक राजू जो है गुसाडी नृत्य गुरु थे, ठीक है, गुसाडी एक नृत्य है, इसको मैंने आपको अचूक मार्ग सामग्री में बताया था, इनका निधन हो गया है। प्रवीणा राय जो हैं, ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई सीईओ और एमडी नियुक्त की गई हैं। प्रवीणा राय इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नोएल टाटा, ये टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इन्होंने स्थान लिया है रतन टाटा का। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? विजया किशोर राहटकर, याद रखिएगा। इनका कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए, इनका कार्यकाल है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। स्थान इन्होंने लिया है रेखा शर्मा का। अब आपको ये बताना है कि पहली जो महिला अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की, उनका नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे चैनल की रीच बढ़ती है, जो कि इस समय एकदम कम है, इस वजह से व्यूज वगैरह बहुत कम आ रहे हैं। परमेश शिवमणि, भारतीय तटरक्षक, यार चीज़ें तो मेरे पास बहुत हैं दोस्त, लेकिन समस्या वही है कि आप लोगों की तरफ से उतना उत्साह, या फिर खैर मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो लोग लगातार लगे रहते हैं। कई लोग जो है रेगुलर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और जो भी बात होती है उसको रखते हैं। तो एक तरफा मतलब आप लोग करते तो हैं, लेकिन सब लोग नहीं करते। मैं देखता हूँ 50% मेरी वीडियो वो लोग देखते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप लोग प्रेम और स्नेह बनाइए ताकि चीज़ें और मजबूत हों, और कंटेंट आपको ऐसा ऐसा मारक कंटेंट दें कि पीटी उटी तो एकदम उंगलियों पे आ जाएगा। बहुत कुछ है। परमेश्वर शिवमणि, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक, क्रम भी याद रखना है आपको। क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी जो यहाँ पर थे राकेश पाल, इनका निधन हो गया है, जो कि 25वें थे, तो ये 26वें बने हैं। राकेश पाल का स्थान लिया है परमेश शिवमणि ने। हरिनी अमर सूर्या, ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी हैं। श्री मावो भंडारनायके, जो कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी किसी देश की, ठीक है, आप इन सबको लूसेंट में पढ़ते होंगे। तो अब जो हरिनी अमर सूर्या हैं, वो तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। कहाँ की? श्रीलंका की। पहली कौन थी? भंडारनायके श्रीलंका की ही थी। दूसरी मुझे भी नहीं पता है और इन्होंने भी नहीं दिया है, और आपको, हाँ इन्होंने दिया है, चंद्रिका कुमार तुंगा, लेकिन आप पहली याद रखिएगा और तीसरी याद रखिएगा। अनुराग कुमार दिसानायके, या फिर कहीं कहीं अनुराग भी मिल जाता है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। रानिल विक्रमसिंघे, रानी का इन्होंने स्थान लिया है। डॉक्टर पी वेणुगोपाल, ये हृदय शल्य चिकित्सक थे, देश के प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक थे, और इन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो है 1994 में किया था। इनका निधन हो गया है, इस वजह से चर्चा में है। पद्म भूषण होल्डर थे। रतन नवल टाटा जो है टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष, अरे यार टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष थे, इनका निधन हो गया। कब हुआ? 9 अक्टूबर को हुआ। 2000 में इनको पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मोहना सिंह जो है वो भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर के पद पर कार्यरत पहली महिला पायलट हैं, जो तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल हो गई। उसको उड़ाने वाली जो टीम है उसमें शामिल हो गई हैं, पहली महिला पायलट बनी हैं। श्रीमती पापा मल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तमिलनाडु की हैं। ये जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली महिला कृषक थीं, इनका निधन हो गया है। पद्मश्री होल्डर थीं, याद रखिएगा, पापा मल। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों में देखें तो प्रवीण प्रबोवो सुबियांतो, पूरा मत याद रखिएगा, सुबियांतो रखिएगा, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति, जोको विडोडो का स्थान लिया। शिगेरू इशिबा, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख हैं, जापान के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं, स्थान लिया है फूमियो किशिदा का। संधि और समझौता देख लेते हैं। IIT रुड़की के मध्य समझौता हुआ है, किस चीज़ को लेके? CDOT को आप लोग जानते ही हैं, जो कि पुणे में है।
और IIT रुड़की को लेके दोनों के बीच समझौता हुआ है। काहे के लिए? 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। अभी 4G ढंग से नहीं चल रहा है, 5G की बात हो रही है। भारत सरकार और एशियाई बैंक के बीच समझौता हुआ है। काहे के लिए? उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता और शहरी गतिशीलता को लेकर $200 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, याद रखिएगा। इंडो कजाक संयुक्त उद्यमी कंपनी के बीच समझौता हुआ है। TI स्लैग, TI मतलब टाइटेनियम की बात हो रही है, उसके उत्पादन के लिए एक कजाकिस्तान की कंपनी है और दूसरी अपने यहाँ भारत की है। इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। आप कंपनियों के नाम छोड़ सकते हैं, बस इतना याद रखिए कि कजाकिस्तान की कंपनी है। ठीक है। टाइटेनियम स्लैग क्या होता है? इसका इस्तेमाल, इससे टाइटेनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ऑक्साइड बनता है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? पेंट में होता है। ठीक है, पेंट में चमक पैदा करने के लिए, तो इसके लिए समझौता हुआ है। व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। किसके किसके बीच? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और 10 बैंकों के बीच। इन 10 बैंकों में 9 जो हैं सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और एक जो है वो निजी क्षेत्र की है। उसका नाम आपको याद रखना है, IDBI बैंक लिमिटेड। भारत और कोलंबिया के मध्य फिल्म सह निर्माण, मतलब तुम हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हारे यहाँ जाएं और फिल्में शूट करें एक दूसरे के यहाँ। तो दोनों के बीच समझौता हुआ है और इस तरह का समझौता करने वाला 17वां देश हो गया है भारत के साथ। द्विपक्षीय निवेश संधि, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, हम तुम्हारे यहाँ निवेश करेंगे, तुम हमारे यहाँ निवेश करोगे, भारत सरकार और उज्बेकिस्तान सरकार के बीच ताशकंद में हस्ताक्षर हुए, याद रखिएगा। इसी की बात अभी हमने शुरुआत में की थी। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और मेटा, जो फेसबुक है, मेटा ने मिलकर जो AI सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्किल डेवलपमेंट में किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र भारत में स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ये 5 उत्कृष्टता केंद्र एक तो हैदराबाद में होगा और एक बंगलुरु में होगा और जो आपको विशेष रूप से याद रखना है, कानपुर, यहाँ पर स्थापित होगा, याद रखिएगा। 5 उत्कृष्टता केंद्र मेटा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय स्थापित कर रहे हैं। फिर है भारत के पहले ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब के निर्माण हेतु टेक्नोलॉजी हस्तांतरण का समझौता हुआ है। किसके बीच? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर के बीच। इस समझौते के तहत एक यूनिट भी धौलेरा में स्थापित की जाएगी, याद रखिएगा। धौलेरा कहाँ है? गुजरात में। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और NTPC विद्युत व्यापार निगम के बीच समझौता हुआ है। स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, जो ICMR के संस्थान हैं उसमें सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है। सीमा पार विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता हुआ है। किसके किसके बीच? नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच। इसमें नेपाल जो है भारत के माध्यम से बांग्लादेश को विद्युत निर्यात करेगा, याद रखिएगा। फिर है परियोजनाओं को देख लेते हैं। योजना परियोजना, PM विद्या लक्ष्मी योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैबिनेट ने 6 नवंबर को मंजूरी दी है। और क्या है? जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कैसे? उनको ऋण देकर, ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसमें 7.5 लाख रुपए तक का ऋण जो रहेगा उस पर 75% की क्रेडिट गारंटी, इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, गारंटी प्रदान करेगी सरकार। इसका मतलब क्या है? सरकार ये स्कीम लाई किसके लिए है? छात्रों के लिए। और छात्रों के पास कोलेटरल के लिए कुछ है नहीं, कोई संपत्ति नहीं है, ना पैसा, मतलब कुछ है नहीं, पैसा होता तो लोन ही क्यों लेते, तो उनके पास कोलेटरल है नहीं, तो ये कोलेटरल फ्री लोन है। अब इसमें चूंकि छात्रों को दिया गया तो इसमें प्रबल संभावना है कि छात्र डिफ़ॉल्ट कर जाएं, नौकरी लगी या नहीं लगी, हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो जो लोन संस्था इनको देगी, बैंक या जो भी NBFC है, वो इनको जो लोन देगी उसका तो नुकसान होगा। बस उसी नुकसान की भरपाई के लिए 75% जो है भरपाई उस नुकसान की सरकार करेगी। यही मतलब है इस क्रेडिट गारंटी का, याद रखिएगा। 8 लाख वार्षिक आय वाले जो परिवार के विद्यार्थी हैं उनको 10 लाख रुपए तक का मिल जाएगा लोन, लेकिन 3% की ब्याज में सब्सिडी रहेगी, ये भी याद रखिएगा।
इस योजना के दायरे में 860 उच्च शिक्षा संस्थान जो हैं वो शामिल होंगे, जिनसे 22 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। दीपम 2.0 क्या है? चंद्रबाबू नायडू, आप सबको पता है, आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। इस दीपम योजना के तहत प्रतिवर्ष 3 मुफ्त गैस सिलेंडर सरकार देगी। पैसा मत घटाओ, बस फ्री की रेवड़ी बांटे रहो। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने पुनः शुरू की है। 60 वर्ष या इससे ऊपर की महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। महिलाएं, दिव्यांग, बुजुर्ग, उनको जो है यात्रा कराई जाएगी सरकार की ओर से। वसुंधरा 3.0 क्या है? हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा गुवाहाटी में इसकी शुरुआत की गई है। असम के जो स्वदेशी समुदाय हैं उनको भूमि पर अधिकार देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है ना। वहाँ पे शरणार्थी की समस्या लगी रहती है, तस्करी वगैरह होती रहती है, बॉर्डर पार से आके, बांग्लादेश से आके लोग बस जाते वहाँ पर, तो उन्हीं सबको हटा के और जो वहाँ के लोकल के लोग हैं उनको उस पर दावेदारी करने में मदद करने के लिए वसुंधरा की शुरुआत की गई है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की है। उद्देश्य क्या है? भविष्यगामी विचारों और खोज और विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो ये नाम याद रखिएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल, और किसने लॉन्च की है? तो आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने। नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना, पीछे हमने क्या पढ़ा? विद्यालक्ष्मी योजना। अब जो नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना है वो झारखंड ने शुरू की है। अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता दी जाएगी। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0, ठीक है। जीवन प्रमाण पत्र मतलब बुजुर्गों की बात हो रही है जो पेंशन भोगी थे, तो ये पेंशन भोगी कल्याण मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। 1 से 30 नवंबर तक इसको शहरों में संचालित किया जाएगा। जैसे पेंशन फंस नहीं जाती, जब नौकरी जो उसमें कर रहा होता है, बुजुर्ग नौकरी कर रहे होते हैं और वो दिवंगत हो जाते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट की दिक्कत आती, तो उसी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 शुरू किया गया है। अब ये 3.0 है कि 0 है यार, इसके बारे में मैं ज़्यादा स्पष्ट नहीं हूँ, आप लोग बताइएगा। नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना हो गई है, झारखंड ने शुरू की है। महामारी निधि परियोजना इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय जो मंत्री हैं, डेयरी मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, इन्होंने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की। $25 मिलियन की ये परियोजना है, जिसकी फंडिंग जो है G20 महामारी फंड से की जाएगी। G20 पेंडेमिक फंड क्या है दोस्तों? ये इंडोनेशिया की अध्यक्षता में शुरू किया गया था 2022 में, कोविड के बाद ये ज़रूरत महसूस हुई इसकी कि जो विकासशील देश हैं उनके पास पैसे की दिक्कत आ रही है, तो स्वेच्छा से जो विकसित देश हैं या फिर जो भी संपन्न है पैसा देने में, वो इस फंड में पैसा जमा कर सकता है। बाद में इस फंड का इस्तेमाल विकासशील देशों में महामारियों का सामना करने के लिए किया जाएगा। तो $25 मिलियन की सहायता G20 महामारी फंड द्वारा की जाएगी, याद रखिएगा। ये धनराशि भी याद रखिएगा। और कहाँ से मिलेगी? G20 पेंडेमिक फंड। और इसमें WV बोले तो वर्ल्ड बैंक और WHO भी शामिल होते हैं, ठीक है। एशियाई विकास बैंक भी शामिल है और FAO भी शामिल है, और विश्व बैंक के सहयोग से इस परियोजना को लागू किया जाएगा, ठीक है। परियोजना भारत की है। स्टेक मतलब किसकी मदद से किया जा रहा है? तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक, FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड बैंक। लेकिन पेंडेमिक फंड की बात करें तो उसमें वर्ल्ड बैंक और WHO ही शामिल हैं, याद रखिएगा। अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जो ट्राइबल एरिया में जो आवासीय विद्यालय हैं, 50 एकलव्य आवासीय विद्यालयों में अमेजन के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ताकि जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनमें जो टेक्नोलॉजी है उसका संचार किया जा सके, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, AI का इस्तेमाल उनको सिखाया जाए, और सब चीज़ें जो हैं, मतलब क्षमता निर्माण प्रोग्राम है अमेजन का, याद रखिएगा। ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन मनसुख मांडविया के द्वारा शुरू किया गया है। जो असंगठित श्रमिक हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर है राष्ट्रीय विद्युत योजना, मंत्री मनोहर लाल द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। 2030 तक जो हमने लक्ष्य रखा है 500 गीगावाट वाला अच्छे ऊर्जा स्थापित क्षमता का, उसको पाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब में जो है बिजली भेजी जाएगी, निर्यात की जाएगी, ठीक है, उत्पादन करने के बाद, और कहीं ना कहीं इससे
अधिक पैसा हमको मिलेगा और हम और ज़्यादा उसमें निवेश करेंगे, बस यही है। विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय विद्युत योजना याद रखिएगा। समर्थ क्या है? वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2 वर्ष के लिए इस योजना का विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, 24-25 से लेकर 25-26 के लिए 3 लाख लोगों को वस्त्र संबंधी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। तो यदि पूछ लिया जाए समर्थ क्या है, तो वस्त्र क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। 7 वर्ष के लिए इसको चलाया जा रहा है। परिव्यय राशि आपको याद रखनी है 10,103 करोड़। कब से कब तक? 24-25 से लेकर 2030-31 तक। अब 24 बोला है तो 24 भी काउंट होगा, ठीक है, याद रखिएगा, फिर कंफ्यूज रहो। और इसमें तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना, इसके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, और कहा गया है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? छत पर सोलर पैनल लगा के जो सौर ऊर्जा है बेहतर इस्तेमाल करके बिजली पैदा करना और उसको इस्तेमाल करना और इसके साथ ही उसको बेच भी देना, यही इसका उद्देश्य है। और कहा गया है कि 500 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, यही दिशा निर्देशों में दिया गया है। हम सफ़र नीति नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च की गई। राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर जो दुकानदार हैं, ढाबे हैं, फूड हैं, कोर्ट हैं, इन सब का मानकीकरण किया जाएगा। मतलब तुम इलीगल तो नहीं हो, तुम्हारे पास जो जो सुविधाएं हैं वो एकदम ठीक हैं कि नहीं हैं, डाल कुछ और रहे हो, है कुछ और, पेट्रोल में कुछ मिला के बेच रहे हो, ये सब चीज़ें जो हैं मानकीकरण किया जाएगा हम सफ़र नीति के तहत। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग, ये शॉर्ट फॉर्म इसकी यूपी एग्रीज परियोजना, पूरा नाम भी आप याद रखिएगा और छोटा वाला भी याद रखिएगा। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इसकी लागत 4,000 करोड़ है, ये भी आपको याद रखनी है। स्वीकृति कब मिली है आपको ये भी याद रखना, 1 अक्टूबर को। अवधि इसकी 6 वर्ष है, 2024-25 से लेकर 2029-30। परियोजना क्षेत्र में कृषकों की आय में वृद्धि करके राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास किया जाएगा, याद रखिएगा। धनराशि भी कब लॉन्च हुई है, लक्ष्य क्या है और अवधि भी याद रखनी है आपको। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसको हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम में भी पढ़े हैं। आदिवासी जो समुदाय हैं उनका समग्र विकास करने से संबंधित ये अभियान है। हजारीबाग झारखंड से मोदी जी ने इसकी शुरुआत की गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को, ये भी याद रखिएगा विशेष रूप से। परिव्यय राशि कितनी है? 79,156 करोड़, पहले भी बताया हूँ। 30 राज्यों में क्रियान्वयन किया जाएगा, 549 जिलों में, और 63,843 गांव कवर किए जाएंगे। कुल 5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। अगले 5 वर्षों में 17 मंत्रालयों के तहत, ठीक है, मिलकर काम करेंगे 17 मंत्रालय। 25 योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा जिनके जरिए जो जनजातीय लोग हैं उनका उत्थान हो सके। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल क्या है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को इसको पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया। 6 पर्यटन स्थलों में इसको शुरू किया गया है। जो लड़के हैं, ठीक है, बेरोजगार, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, जैसे वो गाइड के रूप में काम कर सकें, तो उनको पर्यटन मित्र कहा गया है। और ऐसी ही लड़कियों को पर्यटन दीदी कहा गया है। ऐसी एक पहले ड्रोन दीदी, आप सब जानते होंगे, ड्रोन दीदी। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना, मोदी जी के द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में इसका शुभारंभ किया गया। जो राज्य के प्रतिष्ठित कॉलेज हैं उनमें 15 से 45 आयु के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब वर्ष और दिवस को देख लेते हैं। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम भी याद रखनी है, टॉयलेट्स ए प्लेस फॉर पीस। पीस का स्थान होते ही है, वहाँ जाके व्यक्ति एकदम पीस का अनुभव करता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, इसकी थीम भी याद रखनी है, भोजन का अधिकार बेहतर जीवन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम है रूरल वुमेन सस्टेनिंग नेचर। ग्रामीण महिलाएं ही देखो प्रकृति का संरक्षण करती हैं, कंडे पाथती हैं, है ना, पानी जो है स्टोर करती हैं, पेड़ लगाती हैं। भाषा गौरव सप्ताह 3 से 9 नवंबर के बीच कहाँ मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, असम राज्य में। क्यों? क्योंकि असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस
11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वाला कब मनाया जाता है ये आप लोग बताइएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसकी थीम क्या थी? गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर, इसकी थीम भी याद रखनी है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है 7 अक्टूबर को इस बार मनाया गया। वैसे अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस इम्पॉर्टेंट है, 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी भी थीम याद कर लेना, पर्यटन और शांति। प्राय वही थीम पूछी जाती है जो छोटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लंबी थीम बिरले ही मिलती है। कोई महत्वपूर्ण दिन है उसकी थीम लंबी है तभी पूछी जाती है, अन्यथा छोटी थीम पूछी जाती है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस इसकी थीम है, आपको इसकी थीम भी याद रखनी है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया गया। अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम थी। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर। विश्व पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर, APJ अब्दुल कलाम की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में। 70वां वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर इम्पॉर्टेंट है, क्रम भी याद रखिएगा। 70वां 92वां वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। विश्व गैंडा दिवस इम्पॉर्टेंट है 22 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को। यूज हार्ट फॉर एक्शन थीम भी याद रखनी है। और वेणुगोपाल को याद रखना है जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। कब किया था? 1994 में। ये वर्ष भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को। थीम क्या है? ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। और अब बात करते हैं खेलों की। तो खेलों में ये सब आपको नहीं करना है, केवल और केवल एक न्यूज़ है जो आपको याद रखनी है। इसके साथ आपको बता दें, एक वीडियो मैंने खेल पे दी है जिसमें थंबनेल है कि वर्ष भर के खेलों का खेल ख़त्म। तो उतना पढ़ लीजिएगा और ये पढ़ लीजिएगा, आपके पूरे साल के खेल कवर हो जाएंगे। याद रखिएगा, कुछ और मत पढ़िएगा, ज़्यादा मैगजीनों के चक्कर में मत पढ़िएगा, बस उतना ही कर लीजिएगा। बहुत ही आसान ट्रिक्स के जरिए भी आपको याद कराया है, बस उतना ही करिएगा, खेल में उलझ के मत रह जाइएगा। ICC महिला T20 विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। पहले कहाँ होने को था? बांग्लादेश में। 3 से 20 अक्टूबर के बीच हुआ। कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। संस्करण था 9वां। अब इसमें आपको विजेता याद कर लेना है और उप विजेता। तो विजेता या चैंपियन कौन रहा? न्यूजीलैंड, ये उसका पहला खिताब था। और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका था, याद रखिएगा। तो इस तरह से, और क्या याद रखना है, इस T20 विश्व कप का खिताब जीतने वाली चौथी टीम बनी है न्यूजीलैंड। 6 खिताबों के साथ ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है। तो पूछा जाए सबसे ज़्यादा बार किसने T20 महिला वर्ल्ड कप जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरी दृष्टि 2.0 कंप्लीट हो गई है। पिछली वाली पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। और पिछली वाली के काफ़ी वीडियो मैंने उपलब्ध कराए हैं, इसी प्लेलिस्ट में है, उनको देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, उसको सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर उसकी PDF भी मिलेगी हैंड रिटेन। और जो संबंधित जानकारी है और जो भी चीज़ें रहती हैं करंट अफेयर्स की चर्चा में, उनको इस चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो वीडियो लाइक करिए, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।